पीछे भागेगी। तुम लोग के लिए है हौसला खो देता है। अमिताभ बच्चन जी एक पता है क्या प्रोवर्ब्स बोले थे? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये मंजिल के मुताबिक मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। पता है कि जब एक बल्लेबाज अपना बैटिंग करने के लिए जाता है, चाहे एक गेंदबाज जब बॉलिंग करने के लिए जाता है, तो क्या देखा होगा सबको? क्या तो बल्लेबाज रहता है तो पहले क्या वो छक्का चौका मार रहा होता है? बॉलर क्या करता है? क्या विकेट उखाड़ देता है? नहीं, पहले अपने शरीर को क्या करता है? गर्म करता है, अंदर से एनर्जेटिक करता है। क्या करता है? एनर्जेटिक करता है। ठीक उसी तरह मानना है कि तुम लोग जो क्या हो, एक खिलाड़ी की तरह क्या हो? खिलाड़ी हो, और तुम लोग को मैदान में जाना है और सबसे पहले क्या करना है? अपने शरीर में क्या लाना है? गर्मी लाना है। क्या लाना है? गर्मी लाना है। और किस क्वेश्चन को सबसे पहले टच करेंगे? इजी क्वेश्चन है। जब इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अब अंदर से गर्मी आ जाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट पे जाना है, इजी उससे मीडियम और तब हार्ड पे टच करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा ख्याल रखना है सबको, ठीक है? कोई दिक्कत? सब बढ़िया से एग्जाम देगा ना? यस सर। बोलो सब एक साथ, आवाज नहीं आ रही किसी का? यस सर। फिर से यस सर। फिर से यस सर। चलो ठीक है। तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, उसका हम रिजल्ट यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजल्ट घोषणा करेंगे। तो अभिषेक जी, आप पॉलिटी का एग्जाम नहीं दिए थे। अभिषेक ठाकुर है या अभिषेक कौन है? ये सबसे नीचे कौन एक एब्सेंट था? खाली अभिषेक लिखा हुआ। सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम कौन दिया है? अभिषेक ठाकुर दिया। अभिषेक आओ इधर। अभिषेक जी को यहाँ पे प्राइज जो वितरित किया जाएगा हमारे डायरेक्टर राकेश सर के द्वारा, और आप लोग क्या कीजिएगा? ताली से स्वागत कीजिएगा। अभिषेक चलिए, खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। अपने मम्मी पापा का नाम क्या कीजिए? ठीक है। और कुछ ऐसा कारनामा नहीं करना है जिससे तुम्हारे माता और पिता का सर क्या हो? नीचा हो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है सबके लिए। बॉयज एंड गर्ल सब पे ये लागू होता है। जिंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता को सर नीचा करना पड़े। अरे ताली बजाओ, नहीं क्या बड़ी बात है। दीपक, दीपक कौन है? दीपक जी आप आइए। ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिलहाल 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके जुनून को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने 10th में पढ़कर अपने क्या बोलते हैं काबिलियत को दिखाया है, और 10th का तैयारी इनका फुल उपेल है। और ये एग्जाम तो अगले 2 साल बाद देंगे, लेकिन अभी इनका जो तैयारी है बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभिषेक और कौन? एक अभिषेक 2 है। आप आइए। आपका पॉलिटी में 41 नंबर है, इकोनॉमिक्स में 29 नंबर। यहाँ का नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आगे जाना है, ठीक है? चलिए मुंटूर, पॉलिटी 43 नंबर है, इकोनॉमिक्स 32 नंबर है। बहुत अच्छा। रोशन, रोशन थोड़ा मेहनत आपको और करना है एग्जामिनेशन में। यहाँ जैसे एग्जाम देते हैं ना, बिल्कुल यहाँ नहीं सोचना है, ठीक है? एग्जाम को रियल लाइफ मान के समझना है कि जिंदगी का एक ये स्टेप है, एक पड़ाव है। उसपे एक सीढ़ी होता है ना चढ़ने वाला, पहला सीढ़ी चढ़ेगा तो ये ना 2 मंजिल पे जाएगा। तो ये सीढ़ी का शुरुआत बढ़िया ढंग से करना है। चलिए रोशन 42 विक्की, विक्की पॉलिटी में 32 नंबर है, इकोनॉमिक्स में 43 नंबर है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद अंकिता, अंकिता का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 64 नंबर पॉलिटी में है और इकोनॉमिक्स में 66 नंबर है।
और उनका नाम है करण। करण का नाम आ जाओ, क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु आ जाओ। इनको प्राइज दिया गया, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आगे आइए आगे। विद्यार्थी हैं। कौन है? आप लोग का आज आखिरी क्लास था। आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं ठंड के टाइम में भी, कोरोना टाइम में भी। हम उम्मीद करते हैं कोचिंग की तरफ से कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट बढ़िया है। हमें बहुत आशा और उम्मीद था कि इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 450 के आसपास नंबर लाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कि इधर लास्ट में आके आप लोग थोड़ा मेहनत कम कर दिए हैं। तो इस जो आशा है, उम्मीद है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा है और एग्जाम अच्छा ही जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे एकदम पैसेंस रखेंगे, क्योंकि पैसेंस जो होता है ना, धैर्य अगर आदमी खो देता है तो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि संयम बरतना बहुत ही क्या है, जरूरी है। संयम बरतना क्या है, बहुत जरूरी है। और एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आपका प्रथम दिन एग्जाम है, कहा गया कि अंत वाला तो सब वाला, ठीक है। आप एग्जाम को शुरू से लेके अंतिम तक एकदम एक ही समान मतलब कि मेहनत से, ईमानदारी से और कोशिश कीजिएगा कि हम बढ़िया तरीका से लिखें, ताकि हमारा अगर आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, ठीक ना, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में, अगर बढ़ने का मतलब कि आगे का जो पढ़ाई जो है, यहाँ से आपका बहुत सारे मार्ग खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, ठीक ना। तो आगे पढ़ने में भी आपको रुचि आएगा। जब आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो आपके साथ में क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक ना। अब जो है हमारे आनंद मोहन सर जी अपने कुछ बातों को रखेंगे और इनके बातों को बहुत अमल करना है। अंतिम क्षण में आप लोग के लिए कुछ गुरु मंत्र, गुरु दक्षिणा, जो कि बहुत ही आप लोग के जिंदगी में सुखमय जिंदगी लाए, बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी लाए, इनके लिए कामना करेंगे। चलिए, सभी गुरु से कुछ सिलेबस देरी से शुरू हुआ और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्रैश कोर्स पर आ गए थे। सिलेबस पूरा हम लोग नहीं कर पाए थे पूरा दिल्ली में जाकर, तो हम लोग मई जून महीना और जुलाई के अगस्त में आपका लॉकडाउन पूरा खत्म हुआ। लॉकडाउन के बाद आपको हम लोग डायरेक्ट आ गए थे क्रैश कोर्स। हम लोग को सिर्फ उस समय प्रेशर था कि किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्या कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। और क्योंकि हम लोग का 1 साल का समय रहता है, 1 साल में पूरा सब्जेक्ट को हम लोग का खत्म रहता है, लेकिन हम लोग का कोचिंग 21 मार्च या 22 मार्च से बंद रहा और लगभग अगस्त तक कोचिंग बंद रहा, यही ना। अगस्त तक बंद रहने के बाद हम लोग सितंबर से जब सिलेबस को चालू किए थे, तो उस समय से आप लोग देखिए कि भाई अब समय नहीं है और सब्जेक्ट हमको 11 सब्जेक्ट को पढ़ना है, सबको किस प्रकार से किया जाए। तो हम लोग डायरेक्ट क्रैश कोर्स पर खत्म करने का कोशिश किए। उस समय से कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए और लगभग दिसंबर तक खत्म हुआ। कुछ सब्जेक्ट हम लोग पूर्णतः कर पाए हैं और खत्म कुछ लगभग नहीं के बराबर हो पाए। सर आप लोग को सुबह से शाम तक भी पढ़ाए, मैथ आपको निराला सर, हमसे जितना हो सका हम लोग उतना कर सके हैं। बस उसके बाद आलोक सर भी आपको साइंस का रिवीजन पूरी तरह से करा पाए हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है ना, 17 फरवरी से जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा टेंशन कम लीजिएगा, है ना। क्योंकि लास्ट में आपको बताते हैं कि नंबर बहुत अच्छे इस बार आने वाले हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 85 ऑब्जेक्टिव को क्या करना है,
बनाना है। तो बताइए कि 60% है, 60% में आपको पर फर्स्ट डिवीजन होता है, 50 ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं मिनिमम में किसी भी को देखेंगे तो 45 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ला ही सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, 45 नंबर ला सकते हैं। और फर्स्ट डिवीजन में लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए या 15 नंबर चाहिए। तो 15 नंबर लाने के 300 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हमको 300 से काम नहीं चलेगा। इस बार थोड़ा सा नंबर ज्यादा लाने का करेंगे, कोशिश करना है और बिल्कुल मेहनत करना है। 4-5 दिन का जो रिवीजन होगा, आप लोग घर पे जाइएगा रिवीजन कीजिएगा, तो हमको आशा लगता है कि 350 से एबव सभी का नंबर आने की चांस है। अच्छी आप लोग मेहनत किए हैं, नंबर भी आप लोग का टेस्ट बाय टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लिए हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी सब्जेक्ट का क्या क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। संस्कृत का भी कुछ था तो कमी के कारण थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, हिंदी का भी आपको खत्म हो गया, आर्ट्स का तो टोटल खत्म ही था, सिर्फ उसका डीपली हम आगे बोल देते हैं कि उसको नहीं पढ़ा पाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या किए पूरी तरह से कर लिए, क्या कि हम लोग का समय थोड़ा सा क्या था, कम था, इसमें कोई हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। एग्जाम में जाना है, टेंशन फ्री जाना है, आराम से इसको क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आराम से नंबर आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव इन जब आपको जाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव आता है तो क्वेश्चन पढ़े नहीं और एक आया क्वेश्चन रंगना शुरू कर देना। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको बनाना नहीं है, आप पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए, पढ़िए। आपको 100 ऑब्जेक्टिव में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर आ रहा है तो उसको पहले टिक लगा लेंगे, उसको क्या कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। मान लीजिए किसी को 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो पहले जो हल्का क्वेश्चन जो आपको आ रहा है टिक लगाने के बाद जो 30 क्वेश्चन उसको आप क्या कर लेंगे, रंग लेंगे। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन बचेगा उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को क्या किए, पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर से होता है कि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर करने आने के बाद क्वेश्चन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो अब जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर से हमको आंसर क्या करेगा, याद आ सकता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इस बार अच्छे से है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, आप लोग आराम से क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। और इसके साथ आप लोग का आज क्या है, लास्ट है, तो अच्छे से आप लोग एग्जाम देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से आप लोग क्या करें, नंबर लाइए। और इसके साथ साथ आप लोग नंबर लाइएगा तो हो सकता है कि आपके नंबर के साथ साथ इस कोचिंग का भी थोड़ा सा क्या हो ना हो, ये आप लोग का फर्स्ट बैच है ना, इस कोचिंग का आपका क्या है, फर्स्ट बैच है। और फर्स्ट बैच में अगर नंबर अच्छा से लाएंगे तो मेरा कोचिंग का भी थोड़ा सा क्या हो सकता है, नाम बढ़ेंगे आप लोग के प्रचार प्रसार के कारण। अरे आप लोग हैं तभी हम हैं, है कि नहीं है। जब तक आप नहीं रहते तो हम यहाँ नहीं रहते, तो आप लोग के कारण हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग पूरी तरह से अच्छे करिए और अच्छा करने की भी चेष्टा कर सकते हैं। आप लोग आराम से बिल्कुल फ्री रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग का नाम देखना, आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, इसको बोला गया था जरत्व। क्या बोला गया था, जरत्व। सब बोलेगा, क्या बोला गया था, जरत्व। जरत्व उसको कहते हैं, यह किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था को बना, अवस्था मतलब स्थिति। अगर हम अभी विराम में हैं तो अपनी अवस्था को बना रखे हैं, अगर गति में है तो हम भी अपनी अवस्था को क्या कर रखे हैं, गति में रखना चाहते हैं, इसी को कहते हैं जरत्व। इसको बोला था गैलीलियो, उसका नाम क्या था, ध्यान देना नाम, गैलीलियो। गैलीलियो ने किसका नियम दिया, जरत्व का नियम दिया। किसका नियम दिया, जरत्व का। जरत्व किसी वस्तु का कैसा गुण है, कैसा गुण है, अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बनाए रखता है। क्या करता है, अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो आखिर नियम कैसे आ गया, जब ये नियम दे दिया था जिसको बोला गया था जरत्व का नियम। क्या बोला गया था, जरत्व। जरत्व किसी वस्तु का कैसा गुण है, जो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। न्यूटन ने बस इतना बात उसमें जोड़ दिया कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग जाए। कहने का अर्थ है, न्यूटन ने बस इतना बोल दिया, जरत्व के नियम में थोड़ा सा अपना काम क्या कर दिया कि जब तक कोई बाहरी बल न लगे तब तक वो अपनी अवस्था को क्या रखता है, बनाए रखता है। अगर हम क्या करते हैं
कि अगर कंबल उम्बल में धूल कण रहता है ना, देखो उदाहरण न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, एक कंबल जैकेट देख लो पुराना, उस पे अगर डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, धूल निकलता है ना। क्यों निकलता है? धूल जो है अपनी विराम अवस्था, यानी वो विराम में था ना, विरामी अवस्था को बनाए रखना चाहता था, लेकिन हम डंडा से उस पर प्रहार किए तो देखो कंबल किस चीज में चला गया, अंदर जो कंबल था वो गति में चला गया, लेकिन उसके अंदर जो धूल कण था वो कैसी अवस्था बनाए रखना चाहता था, विराम की अवस्था में, विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता था, नहीं इधर जाना चाहता है नहीं उधर जाना चाहता है। तो न्यूटन के गति के नियम ये कहा गया कि कब तक अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। अचानक हम लोग दौड़ रहे होते हैं, गाड़ी के अचानक रुक जाने से, गाड़ी अगर चल रही होती है तो देखो नीचे का अवस्था गति में है और ऊपर भी गति में है, क्या होता है कि गाड़ी अचानक रुक जाता है, गाड़ी अचानक क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो रुका तो पैर का नीचे का जो मेरा पोजीशन है वो डायरेक्ट विराम में आ गया, डायरेक्ट विराम में आ गया ना गति से, लेकिन हमारे ऊपर का जो पोर्शन था वो कैसी अवस्था में थी, पहले गति में थी, गति में थी। तो न्यूटन ने क्या बोला था, अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है। देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, गाड़ी उड़ी अगर अचानक रुक जाता है तो हम लोग आगे क्यों हो जाते हैं, यही सवाल है ना, इसको समझेंगे। इतना बात तो आ रहा है ना समझ में कि अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। जब गाड़ी चल रही होती है, जब गाड़ी चल रही होती है तो सब मेरा गति अवस्था में है, गाड़ी भी गति में है, मेरा शरीर भी गति में है, लेकिन क्या होगा जब अचानक क्या हो गया, बस रुक गया, अचानक बस क्या हो गया, रुक गया। जब बस रुकेगा तो मेरा पैर का नीचे का जो पोजीशन है वो डायरेक्ट गति से विराम में आ गया। लेकिन बताओ ऊपर का जो सर वाला पोजीशन था, इधर वाला पोजीशन था, वो तो गति में है तो गति में रहना चाहेगा ना। इसीलिए जब बस अचानक रुकती है तो ऊपर का पोजीशन गति में रहना चाहती है तो वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। इसके उल्टा भी होता है कि अचानक अगर बस रुका हुआ है, अचानक क्या हो जाता है, बस रुका हुआ है, हम लोग बैठे रहते हैं, अब बस अचानक खुल जाता है तो देखेगा कि हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाते हैं ना। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो मेरा पूरा पोजीशन किस अवस्था में था, विराम में। किस अवस्था में था, विराम में। विराम में तो है, लेकिन बस के अचानक चलने से मेरा नीचे का पोजीशन, पैर वाला पोजीशन किस अवस्था में चल गया, गति में, लेकिन सर ऊपर वाला पोजीशन किस अवस्था में रहना चाहिए, विराम अवस्था में। वो इधर उधर हिलना नहीं चाहेगा। इसलिए जब पैर जब आगे चल जाएगा हम कहाँ रह जाएंगे, सर जो है अपनी स्थिति पे रहना चाहेगा तो पीछे नहीं झुकेगा, पीछे नहीं झुकेगा। ये किसके नियम का उदाहरण है, न्यूटन के। किसके नियम का, न्यूटन के। न्यूटन का कैमा नियम, पहला नियम। आखिर में न्यूटन के पहले नियम को उससे पहले कौन बता दिए थे, गैलीलियो। कौन बता दिए थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने जो नियम दिया था उसको बोला गया था जड़त्व का नियम। अब ये विवाद हो गया कि जब सारे लोग, जब साइंटिस्ट लोग तो बैठे तो ये विवाद हो गया कि आखिर गैलीलियो ने भी तो वही बात बोला, न्यूटन ने भी तो वही बात बोला जो गैलीलियो ने बोल रखा था, होगा ना। तो सवाल है कि हम इसको जड़त्व का नियम कहेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम। ज्यादा बोल वाला किसका चलेगा, न्यूटन का। जड़त्व का जो परिभाषा गैलीलियो साहब दिए वो चुपचाप शांत रह गए, बोले कि ठीक है न्यूटन में के अपना नाम कमाना है, न्यूटन में के रहने दो, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो न्यूटन का नाम आया, लेकिन थोड़ा सा गैलीलियो के नियम को थोड़ा सा परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम और न्यूटन के गति का प्रथम नियम दो नहीं है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। उदाहरण आया समझ में। अचानक क्या होता है कि कांच पे अगर गोली से प्रहार करते हैं, अचानक कांच पे गोली से प्रहार करते हैं तो पूरा शीशा नहीं होता है, अचानक वो क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। एक उदाहरण कि ग्लास पे एक सिक्का रखो, ताश का पत्ता रख दो, उसके ऊपर सिक्का रख दो और सिक्का रखने के बाद उसको ताश को क्या करो, जोर से धक्का देंगे तो ताश आगे निकल जाता है, कार्ड आगे निकल जाता है और जो सिक्का है वो कहाँ रह जाता है, नीचे चला जाता है। क्यों ऐसा होता है, सिक्का विराम में है, विराम में रहना चाहेगा। ताश विराम में था लेकिन उसको किस अवस्था में ले आए, गति में। लेकिन ताश तो गति में आ गया, क्या सिक्का गति में आया, नहीं, विराम अवस्था में है ना, तो वो क्या हो जाता है, अपने जगह पे ही रहना चाहता है। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझने में कोई दिक्कत